बेटा 4 साल बाद विदेश से लौटा तो बूढ़े माँ बाप सड़क किनारे भीख मांग रहे थे। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, 4 साल बाद जब अरुण की फ्लाइट विदेश से भारत की धरती पर उतरी तो उसके दिल में अजीब सा उत्साह था, क्योंकि उसने इन 4 सालों में सिर्फ एक ही सपना देखा था कि वो अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देगा, उन्हें उस गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देगा जिसके बीच उन्होंने पूरी उम्र गुजार दी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उसने सबसे पहले अपने पिता की पुरानी तस्वीर देखी जो उसने मोबाइल में सेव कर रखी थी, और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे याद आया कैसे उसके पिता रामलाल ने खेतों में दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया था और उसकी मां सावित्री ने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि वो विदेश जाकर पढ़ सके। वो हर वो त्याग याद कर रहा था जो उसके मां बाप ने उसके लिए किया था, और उसके दिल में बस एक ही भावना थी कि अब उसकी बारी है सब कुछ लौटाने की। उसने जल्दी से टैक्सी ली और अपने गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने पुराने इलाके के करीब पहुंच रहा था उसका दिल थोड़ा घबराने लगा, क्योंकि 4 साल बहुत लंबा समय होता है और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल सकता है। रास्ते में उसे वो पुरानी गलियां दिखी जहां वो बचपन में खेला करता था, वो स्कूल दिखा जहां उसने पहली बार अपने सपनों को आकार दिया था। लेकिन जब टैक्सी उसके घर के सामने रुकी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां उसका घर ही नहीं था। वो छोटा सा कच्चा मकान जिसे उसके पिता ने अपने हाथों से बनाया था, अब उसकी जगह एक पक्का बड़ा घर खड़ा था, और आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अरुण ने घबराकर एक बुजुर्ग से पूछा कि यहां रामलाल का घर था, वो कहाँ गए। बुजुर्ग ने पहले उसे गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, बेटा तू बहुत देर कर गया। ये सुनते ही अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ, मेरे मां बाप कहाँ है। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तेरे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने तेरे पिता को धोखे में डालकर जमीन अपने नाम करवा ली, और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। ये सुनते ही अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, फिर वो कहाँ गए। बुजुर्ग ने नीचे नजरें झुकाते हुए कहा, किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि वो शहर चले गए और अब वो सड़क पर भीख मांगते हैं। ये सुनते ही अरुण के कानों में जैसे कोई धमाका हुआ। उसका दिमाग सुन्न हो गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन मां बाप ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया वो आज इस हालत में है। उसने तुरंत टैक्सी वाले को शहर चलने के लिए कहा, और रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, उसकी मां जो हमेशा उसके लिए खाना बनाती थी, और उसके पिता जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते थे। शहर पहुंचते ही उसने हर जगह ढूंढना शुरू किया, मंदिरों के बाहर, बस स्टैंड पर, फुटपाथ पर, लेकिन कहीं भी उसका मां बाप नहीं दिखे। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो हर बुजुर्ग से पूछ रहा था, हर भीख मांगने वाले को ध्यान से देख रहा था, और तभी शाम ढलते वक्त उसकी नजर एक मंदिर के बाहर बैठे 2 बुजुर्गों पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़ों में बैठे थे और राह चलते लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे। अरुण के कदम अचानक रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और जैसे ही वो थोड़ा पास गया उसकी सांसें थम गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने मां बाप थे। उसकी मां सावित्री, जिनके हाथ कभी उसके लिए रोटियां बनाते नहीं थकते थे, आज वही हाथ भीख मांगने के लिए उठे हुए थे। और उसके पिता रामलाल, जो हमेशा सिर ऊंचा करके चलते थे, आज जमीन पर नजरें झुकाए बैठे थे। ये दृश्य देखकर अरुण की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसने अपने मां बाप को इस हालत में पहुंचने कैसे दिया। वो धीरे धीरे उनके पास गया, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए थे और आवाज गले में अटक गई थी। तभी उसकी मां ने बिना ऊपर देखे ही कहा, बेटा कुछ दे दे, भगवान तेरी झोली भर देगा। और ये सुनते ही अरुण पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसकी मां ने उसे पहचाना भी नहीं था। उस पल इंसानियत जैसे उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी, और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खुल चुका था। मंदिर के बाहर वो पल जैसे जम गया था,
जब अरुण अपनी ही मां के सामने खड़ा था और उसकी मां उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसने धीरे से कहा, मां। ये शब्द सुनते ही सावित्री के हाथ रुक गए और उसने कांपती नजरों से ऊपर देखा, लेकिन सामने खड़ा सूट बूट पहना जवान आदमी उसे अपना बेटा नहीं लगा, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी वही पुराना अरुण था जो साधारण कपड़ों में उसके पास बैठकर खाना खाता था। उसने उलझन में कहा, बेटा, किसे बुला रहे हो? हम तो गरीब लोग हैं, हमें कोई नहीं पहचानता। यह सुनकर अरुण का दिल और भी टूट गया। उसने तुरंत झुककर उसके पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मां, मैं हूं, तुम्हारा अरुण। ये सुनते ही सावित्री के चेहरे पर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें फैल गई और होंठ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे अरुण के चेहरे को हाथ से छुआ, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये सपना नहीं है। और अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी और अरुण को गले लगा लिया। पास में बैठे रामलाल ने जब ये दृश्य देखा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरुण की आवाज सुनी, उनका दिल भी जोर से धड़कने लगा और वो उठकर खड़े हो गए। अरुण ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत देर कर गया। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तू आ गया, बस यही बहुत है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन उनके ये शब्द अरुण के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि ये शिकायत नहीं बल्कि दर्द है जिसे वो छुपा रहे हैं। कुछ देर तक तीनों वही बैठे रोते रहे और आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का मिलन नहीं था, बल्कि इंसानियत का आईना था। थोड़ी देर बाद अरुण ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, अब सब ठीक होगा, मैं आपको यहां से लेकर जा रहा हूं। अब आपको एक भी दिन इस हालत में नहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर सावित्री ने घबराकर कहा, नहीं बेटा, हम तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, तू अपनी जिंदगी जी रहा है, हमें यही रहने दे। यह सुनकर अरुण पूरी तरह टूट गया। उसने कहा, मां, आपने मुझे कभी बोझ नहीं समझा, फिर मैं आपको कैसे समझ सकता हूं? रामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, बात बोझ की नहीं है, बात इज्जत की है। हम भीख मांगकर जी रहे हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि मजबूरी में जी रहे हैं। यह सुनकर अरुण के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उसने कहा, यह मजबूरी नहीं है बाबूजी, ये अन्याय है, और जिसने भी आपके साथ ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक वहां कुछ लोग आ गए जिन्होंने पहले भी रामलाल को सताया था, और उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, तो भिखारी का बेटा विदेश से आ गया, अब ये हमें सिखाएगा इंसानियत। ये सुनकर अरुण का खून खौल उठा। उसने तुरंत उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में कहा, जिसने भी मेरे मां बाप को इस हालत में पहुंचाया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आसपास के लोग घबरा गए और किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन उस पल अरुण के अंदर एक आग जल चुकी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। उसने अपने मां बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो अपने मां बाप के लिए कुछ करना चाहता है, और मैं ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगा। उसके शब्दों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई, और उस पल से अरुण की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि अपने मां बाप के सम्मान के लिए लड़ने वाला इंसान बन चुका था। उस रात अरुण अपने मां बाप को लेकर एक छोटे से होटल में रुका, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर जो आग जल रही थी वो हर पल और भड़कती जा रही थी। उसके सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब उसकी मां मंदिर के बाहर भीख मांग रही थी और उसके पिता झुकी नजरों से जमीन देख रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब तक वो इस अन्याय की जड़ तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। सुबह होते ही उसने सबसे पहले अपने मां बाप से सारी सच्चाई जानने की ठानी और उनके सामने बैठकर धीरे से पूछा, बाबूजी, मुझे सब कुछ सच सच बताइए, आपके साथ आखिर हुआ क्या था? रामलाल कुछ पल तक चुप रहे, जैसे वो पुराने घावों को फिर से नहीं कुरेदना चाहते हों। लेकिन अरुण की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली
और धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, जब तू विदेश गया था तो शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के ही एक आदमी महेश ने हमसे दोस्ती बढ़ाई और हमें भरोसे में लेकर कहा कि वो हमारी जमीन को अच्छे दाम में बेचवा सकता है और हमें शहर में बसने में मदद करेगा। हमने उस पर भरोसा कर लिया क्योंकि हमें लगा कि वो हमारा भला चाहता है, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसने हमें कुछ कागजों पर साइन करवा लिए और हमें ये कहकर बहला दिया कि ये सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन असल में वो हमारी जमीन अपने नाम करवा चुका था। जब हमें सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। हमने विरोध किया तो उसने अपने गुंडों से हमें घर से निकलवा दिया और गांव के लोग भी उसके डर से कुछ नहीं बोले। ये सुनते ही अरुण की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सावित्री ने आगे कहा, बेटा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था और आखिरकार हमें गांव छोड़कर शहर आना पड़ा, जहां हमने मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन उम्र और कमजोरी के कारण कोई काम नहीं मिला और आखिर में हमें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सुनते ही अरुण का दिल जैसे फट गया। उसने अपने पिता के हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सब कुछ छोड़कर आ जाता। रामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, हम तेरे सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते थे। हमने सोचा तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम गलत थे। ये सुनकर अरुण के अंदर पछतावे की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उसने तुरंत फैसला किया कि वो महेश को उसकी करनी की सजा दिलाकर रहेगा। उसी वक्त उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया जो अब वकील बन चुका था और उसे पूरी बात बताई। दोस्त ने कहा कि अगर सारे सबूत मिल जाएं तो केस जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए हिम्मत और समय दोनों चाहिए होंगे। अरुण ने बिना देर किए कहा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने मां बाप का हक वापस लेकर रहूंगा। उसी दिन वो अपने गांव की तरफ निकल पड़ा, जहां उसकी लड़ाई का असली मैदान उसका इंतजार कर रहा था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वही महेश अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। लोग उससे डरते थे और उसकी बात मानते थे, लेकिन अरुण अब डरने वालों में से नहीं था। उसने सीधे महेश के घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो महेश ने उसे देखकर पहले तो पहचानने की कोशिश की और फिर हंसते हुए बोला, अरे, ये तो रामलाल का बेटा है, विदेश से लौट आया, क्या हुआ, वहां से निकाल दिया क्या? ये सुनते ही अरुण का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा, मैं अपना हक लेने आया हूं जो तूने धोखे से छीना है। महेश ने ठहाका लगाते हुए कहा, हक वो कागज मेरे नाम है और कानून भी मेरे साथ है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कानून को तूने खरीदा होगा, लेकिन इंसाफ अभी जिंदा है और मैं उसे जगा कर रहूंगा। दोनों के बीच ये टकराव अब एक बड़ी लड़ाई का रूप ले चुका था, जहां एक तरफ पैसा और ताकत थी और दूसरी तरफ एक बेटे का प्यार और उसका हक। और ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इंसानियत की बन चुकी थी। गांव की हवा उस दिन कुछ अलग थी, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो, क्योंकि अब यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक बेटे की इज्जत और उसके मां बाप के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। अरुण महेश के घर से निकलकर सीधे उस पुराने कच्चे रास्ते पर चला जहां कभी उसका घर हुआ करता था, और अब वहां एक बड़ा पक्का मकान खड़ा था, जिसे देखकर उसके दिल में आग और तेज भड़क उठी। उसने उस घर की दीवारों को देखा जैसे वो हर ईंट से पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके हक पर खड़ी हो? तभी वहां कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि यही है रामलाल का बेटा जो विदेश से आया है और अब महेश से लड़ने की बात कर रहा है। कुछ लोगों की आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे चुप थे, क्योंकि महेश का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था। अरुण ने सबको देखकर ऊंची आवाज में कहा, क्या किसी को याद है कि ये जमीन किसकी थी? क्या किसी को याद है कि मेरे पिता ने इस मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचा था? लेकिन भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सच बोलने की कीमत यहां बहुत भारी थी। ये देखकर अरुण को समझ आ गया कि उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी,
लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए, जिनकी आंखों में डर तो था, लेकिन साथ ही सच्चाई की चमक भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हम सब जानते हैं कि तेरे पिता के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। महेश बहुत ताकतवर है। यह सुनकर अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, ताकतवर वो होता है जो सच के साथ होता है, और आज मैं सच के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। उसी वक्त महेश भी वहां पहुंच गया। उसके साथ कुछ गुंडे थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तो तू गांव वालों को भड़काने आया है, लेकिन याद रख, यहां मेरी चलती है। अरुण ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तक तेरी चली है, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। यह सुनकर महेश का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया और वो अरुण की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अरुण ने जोर से कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधे जेल जाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और मीडिया को भी बुला लिया है। यह सुनते ही महेश थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अरुण इतनी तैयारी के साथ आएगा। कुछ ही देर में वहां पुलिस और मीडिया भी पहुंच गई और माहौल पूरी तरह बदल गया। कैमरों के सामने अरुण ने सारी सच्चाई सबके सामने रखी, कैसे उसके मां बाप को धोखे से जमीन से बेदखल किया गया और कैसे उन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब सुनकर गांव वाले भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे और एक एक करके सच बोलने लगे। अब तक जो लोग डर के कारण चुप थे, वो अब सामने आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि शायद इस बार न्याय मिल सकता है। महेश अब घिर चुका था। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने वकील को बुलाया और कागज दिखाते हुए कहा कि जमीन उसके नाम है और उसने सब कुछ कानून के तहत किया है। लेकिन अरुण भी तैयार था। उसने अपने वकील के साथ मिलकर उन कागजों की जांच करवाई और पता चला कि उनमें कई गड़बड़ियां हैं और साइन धोखे से करवाए गए थे। ये सुनते ही पुलिस ने महेश को हिरासत में ले लिया और वहां खड़े लोग पहली बार जोर जोर से बोलने लगे कि रामलाल के साथ न्याय होना चाहिए। उस दिन गांव में पहली बार डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी, और यह सब सिर्फ एक बेटे के साहस की वजह से हुआ था। अरुण ने उसी वक्त अपने मां बाप को फोन किया और कहा, बाबूजी, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आपका हक वापस लेकर आऊंगा। उधर रामलाल और सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि उनका बेटा सच में उनके लिए खड़ा है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली फैसला अदालत में होना बाकी था, जहां सच और झूठ की आखिरी टक्कर होने वाली थी। और अब देखना यह था कि क्या अरुण अपने मां बाप को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाएगा, या फिर ये लड़ाई भी अधूरी रह जाएगी। लेकिन एक बात तय थी कि इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। अदालत का वो दिन जैसे पूरे गांव और शहर के लिए किसी बड़े फैसले का दिन बन गया था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, बल्कि उस अन्याय की कहानी बन चुका था जिसे सालों से दबाया गया था। सुबह से ही कोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि क्या सच में इस बार गरीब को न्याय मिलेगा, या फिर पैसा और ताकत फिर से जीत जाएगी। अरुण अपने मां बाप के साथ कोर्ट पहुंचा तो उसके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी भी थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। रामलाल और सावित्री उसके साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत बार उम्मीद टूटते देखी थी। कोर्ट के अंदर जैसे ही केस शुरू हुआ, महेश के वकील ने पूरी ताकत लगा दी। उसने कागजों का ढेर सामने रखते हुए कहा कि जमीन का हर कागज कानूनी है और रामलाल ने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ बेचा था। ये सुनते ही अरुण के दिल में गुस्सा उबलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे पता था कि गुस्से से नहीं बल्कि सबूतों से ये लड़ाई जीती जाएगी। उसके वकील ने एक एक करके उन कागजों की सच्चाई सामने रखनी शुरू की, कैसे उन पर जबरदस्ती साइन करवाए गए, कैसे तारीखों में हेरफेर की गई और कैसे पूरे सौदे में धोखाधड़ी हुई। कोर्ट में मौजूद हर इंसान ध्यान से ये सब सुन रहा था और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा।
तभी गवाही के लिए गांव के वही बुजुर्ग सामने आए जिन्होंने पहले भी सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि कैसे महेश ने रामलाल को धोखे में रखा और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें घर से निकलवा दिया। उनकी गवाही ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सच्चाई बनकर सामने आ रहा था। महेश के चेहरे का रंग उड़ने लगा, लेकिन उसका वकील अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि ये सब झूठी कहानी है और सब लोग मिलकर उसके क्लाइंट को फंसा रहे हैं। लेकिन तभी अरुण खुद खड़ा हो गया और उसने जज के सामने अपनी पूरी कहानी रखी। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। उसने कहा कि उसने अपने मां बाप को मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए देखा और वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का था। और अगर आज उसे न्याय नहीं मिला तो फिर इस समाज में इंसानियत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके ये शब्द कोर्ट में बैठे हर इंसान के दिल को छू गए, यहां तक कि जज भी कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे वो भी उस दर्द को महसूस कर रहे हों। इसके बाद फैसला सुनाने का वक्त आया और पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर जज पर थी और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साबित होता है कि जमीन का सौदा धोखे और दबाव में किया गया था, इसलिए यह सौदा रद्द किया जाता है और जमीन वापस रामलाल के नाम की जाती है, साथ ही महेश को धोखाधड़ी और जबरन कब्जा करने के आरोप में सजा सुनाई जाती है। ये सुनते ही कोर्ट में जैसे एक तूफान आ गया। रामलाल और सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और अरुण ने अपने मां बाप को गले लगा लिया, क्योंकि आज उसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनका सम्मान वापस पाया था। बाहर खड़े लोग भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि सच की जीत भी होती है। लेकिन इस जीत के साथ ही अरुण के मन में एक और सवाल उठ रहा था कि क्या सिर्फ जमीन वापस मिल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो 4 साल का दर्द और अपमान मिट जाएगा जो उसके मां बाप ने झेला है? उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ यही नहीं रुकेगा, बल्कि अपने मां बाप को वो हर खुशी देगा जिसके वो हकदार है, और साथ ही उन सभी लोगों के लिए भी कुछ करेगा जो आज भी ऐसे ही अन्याय का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहा है। और इसी सोच के साथ उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था, जहां अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए खड़ा होने वाला इंसान बन चुका था। अदालत के फैसले के बाद जैसे अरुण की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था, लेकिन असली बदलाव अब शुरू होना था, क्योंकि जमीन वापस मिल जाना सिर्फ एक जीत थी, जबकि उसके मां बाप के टूटे हुए आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी। उस दिन जब अरुण अपने मां बाप को लेकर फिर से उसी जमीन पर पहुंचा जहां कभी उनका छोटा सा कच्चा घर हुआ करता था, तो सावित्री की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, क्योंकि हर कोना उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी की याद दिला रहा था। और रामलाल की आंखों में भी एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो खुश भी थे और अंदर से कहीं टूटे हुए भी थे। अरुण ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबूजी, अब सब बदल जाएगा। अब आपको फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जमीन वापस मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो इज्जत चली गई वो कैसे वापस आएगी? क्योंकि गांव के लोग हमें उसी नजर से देखते हैं जैसे हम भिखारी हों। ये सुनकर अरुण के दिल में एक चुभन हुई, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, इज्जत कोई देता नहीं है बाबूजी, उसे कमाना पड़ता है, और इस बार हम अपनी इज्जत खुद वापस कमाएंगे। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो इस जमीन पर एक नया घर बनाएगा, लेकिन सिर्फ घर ही नहीं बल्कि एक ऐसी शुरुआत करेगा जिससे उसके मां बाप को फिर से समाज में सम्मान मिल सके। उसने गांव के लोगों को बुलाया और उनके सामने कहा कि वो यहां एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जिसमें गांव के गरीब लोगों को काम मिलेगा, ताकि कोई भी मजबूरी में भीख मांगने के लिए मजबूर ना हो। शुरू में लोग हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि ये सब सच में हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए और अरुण के साथ जुड़ने लगे। उसने अपने
विदेश के अनुभव और बचत का इस्तेमाल करते हुए वहां एक छोटा सा फूड यूनिट शुरू किया जहां समोसे और दूसरे नाश्ते बनाए जाने लगे। और सबसे खास बात यह थी कि इस काम की जिम्मेदारी उसने अपने पिता रामलाल को सौंपी। शुरुआत में रामलाल झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अब इस लायक नहीं है, लेकिन अरुण ने उन्हें समझाया कि ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान को वापस लाने के लिए है। धीरे धीरे रामलाल ने काम संभालना शुरू किया और जब पहली बार उन्होंने अपने हाथों से बनाए गए समोसे लोगों को बेचे और बदले में पैसे लिए तो उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी जीत से बड़ी थी। सावित्री भी अब घर के काम के साथ साथ इस यूनिट में मदद करने लगी थी और गांव की कुछ और महिलाएं भी उनके साथ जुड़ गई थी, जिससे वहां एक परिवार जैसा माहौल बन गया था। धीरे धीरे ये छोटा सा काम बढ़ने लगा और आसपास के गांवों तक इसकी पहचान बनने लगी। लोग अब रामलाल को एक मेहनती और सम्मानित इंसान के रूप में देखने लगे, ना कि एक भिखारी के रूप में। ये बदलाव देखकर अरुण के दिल को सुकून मिलने लगा, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, जैसे कभी वो खुद मजबूर था। समय के साथ साथ ये सब एक आंदोलन जैसा बन गया जहां लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लेकिन इस सबके बीच एक रात ऐसी आई जब अरुण अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि क्या उसने सच में अपने मां बाप के साथ न्याय कर दिया है या अभी भी कुछ बाकी है। तभी सावित्री उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तूने जो किया है वो कोई बेटा नहीं कर पाता। तूने हमें सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जीने का हक वापस दिया है। और ये सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसके मां बाप सच में खुश हैं। लेकिन उसी वक्त रामलाल ने कहा, बेटा अभी एक काम और बाकी है, क्योंकि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे ही कई और लोगों के साथ हो रहा है। अगर तू सच में कुछ करना चाहता है तो उनके लिए भी खड़ा हो। ये सुनते ही अरुण के अंदर फिर से वही आग जल उठी और उसने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ेगा जिसे अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और इसी सोच के साथ उसकी जिंदगी का एक और बड़ा अध्याय शुरू होने जा रहा था, जहां अब उसकी पहचान सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि एक बदलाव लाने वाले इंसान की बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब हर दिन के साथ अरुण की सोच और उसका काम दोनों फैलते जा रहे थे, क्योंकि उसने सिर्फ अपने मां बाप का सम्मान वापस पाने पर ही खुद को नहीं रोका, बल्कि उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया जो उसने मंदिर के बाहर अपने मां बाप को भीख मांगते हुए देखकर महसूस किया था। वही दर्द अब उसकी पहचान बन चुका था और उसी पहचान के साथ उसने पूरे इलाके में एक नई शुरुआत कर दी थी, जहां उसने सम्मान केंद्र नाम से एक पहल शुरू की, जिसमें उन बुजुर्गों को काम और सहारा दिया जाता था जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने छोड़ दिया था या जिन्हें हालात ने सड़क पर ला दिया था। शुरुआत में लोग इसे एक छोटी सी कोशिश समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि जिन बुजुर्गों को कल तक कोई पूछता नहीं था वो आज अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर रहे हैं और सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो ये पहल एक आंदोलन बन गई। रामलाल अब उस केंद्र के मुख्य मार्गदर्शक बन चुके थे और सावित्री वहां आने वाली महिलाओं को काम सिखाती थी और हर नए आने वाले बुजुर्ग को ये एहसास दिलाती थी कि वो अकेले नहीं हैं। अरुण हर दिन इस केंद्र में समय बिताता था, लोगों से बात करता था, उनकी कहानियां सुनता था और हर कहानी उसके दिल को और मजबूत बना देती थी, क्योंकि हर कहानी में उसे अपने मां बाप का दर्द दिखाई देता था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और एक दिन अचानक कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्हें अरुण का ये काम पसंद नहीं था, क्योंकि उनके स्वार्थ इस बदलाव से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने इस केंद्र को बंद कराने की कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे कि ये सब सिर्फ दिखावा है और इसमें पैसे की हेराफेरी हो रही है। धीरे धीरे मामला बढ़ने लगा और एक दिन प्रशासन की टीम जांच के लिए वहां पहुंच गई,
ये देखकर वहां काम कर रहे सभी लोग घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं उनका ये सहारा भी छिन ना जाए। लेकिन अरुण बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था। उसने जांच टीम के सामने हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड पेश किया और पूरी पारदर्शिता के साथ सब कुछ समझाया। जांच में सब कुछ सही पाया गया और आरोप लगाने वालों की सच्चाई सामने आ गई, जिससे उनकी साजिश नाकाम हो गई। ये घटना अरुण के लिए एक बड़ा सबक थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे रोकने वाले भी सामने आते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो कोई भी ताकत उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इस घटना के बाद उसका हौसला और बढ़ गया और उसने अपने इस काम को और बड़े स्तर पर ले जाने का फैसला किया। कुछ ही समय में उसके सम्मान केंद्र की शाखाएं दूसरे शहरों में भी खुलने लगी और हजारों बुजुर्गों को एक नई जिंदगी मिलने लगी। लेकिन इस सब के बीच सबसे खूबसूरत पल वो था जब एक दिन अरुण उसी मंदिर के बाहर गया जहां उसने पहली बार अपने मां बाप को भीख मांगते हुए देखा था। और वहां खड़े होकर उसने आंखें बंद की और उस पुराने दर्द को याद किया जो अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसके साथ उसके मां बाप भी खड़े थे, लेकिन इस बार उनके हाथ फैलाने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए उठे हुए थे। उस पल वहां खड़े कई लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानियत की जीत की कहानी थी। रामलाल ने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तूने हमें वो इज्जत वापस दिलाई है जिसके लिए हम तरस गए थे, और आज हमें तुझ पर गर्व है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने कहा, भगवान हर किसी को तेरे जैसा बेटा दे। ये सुनकर अरुण मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि अगर हर बेटा अपने मां बाप के लिए इतना कर दे तो शायद कोई भी बुजुर्ग सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर ना हो। और इसी सोच के साथ उसने अपने जीवन को पूरी तरह समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। समय के साथ उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब उसके मां बाप उसके साथ सम्मान के साथ जी रहे थे और उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो उसने सालों पहले खो दी थी। और इसी के साथ ये कहानी हमें ये सिखाकर खत्म होती है कि जिंदगी में चाहे हम कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लें, अगर हमारे मां बाप खुश नहीं हैं तो हमारी हर सफलता अधूरी है। और अगर हम उनके चेहरे पर मुस्कान ला दें तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि आखिर में इंसानियत ही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। और जब इंसानियत जीतती है तो हर दर्द, हर तकलीफ अपने आप हार जाती है।